हे गाइस, वेलकम बैक टू योर अवन चैनल पायनियर साइंस। आज दोस्तों टॉपिक का नाम याद नहीं है, लेकिन आज आपको अपने एजुकेशन सिस्टम की हकीकत के बारे में रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी ने 10वीं व 12वीं सीबीएसई एग्जाम को कैंसिल कर दिया है और जो स्टूडेंट 10वीं व 12वीं में थे उनके जो नंबर हैं यानी जो उनकी जो मार्कशीट बनाई जाएगी वो 9th 10th या 11th के बेसिस पे जो नंबर है, और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट वर्क है या जो असाइनमेंट्स है उनके बेसिस पे उनकी जो मार्कशीट है वो तैयार की जाएगी। अभी ये नोटिफिकेशन में आया है। अब इस प्लान से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट तो बहुत खुश है, यानी कि 98% जो हमारे देश की जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा खुश है इस बात से। लेकिन जो 2% स्टूडेंट्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस बात से दुखी हैं। लेकिन दुखी नहीं होना है, गवर्नमेंट ने ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि जो स्टूडेंट्स फर्दर जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है और एग्जाम जब कराएगी सीबीएसई तो वो अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो 98% स्टूडेंट हैं वो एग्जाम के कैंसिल होने से खुश क्यों हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिपेंडेंस भारत यानी इंडिया के अंदर आजाद होने के बाद से लेके आज तक साइंस के अंदर बहुत ही रेयर मतलब 0.001% नोबेल अचीवर बनाए हैं। यानी कि नोबेल प्राइज है वो हमारे देश के जो साइंस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको बहुत ही कम मिला है, यानी कि न के बराबर मिला है। किसी को मिला ही नहीं है, मिला है तो 1-2 बंदे ऐसे। बाकी आप वर्ल्ड वाइड देखो तो बहुत से लोग, बहुत से अदर जो कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, जहां पे इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंड से लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और वहां की जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं, तब जाके वहां के लोग क्या कर रहे हैं, नोबेल प्राइज के लिए बार बार जो नाम है हमारे सामने आ रहे हैं। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 85% इंडियंस जो एजुकेटेड हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, लेकिन काम करने के लायक नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं इसका रूट कोज पता करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी इतिहास में। जब अंग्रेज इंडिया पे राज करने आए या शासन करने आए तो 2 बड़े चेंजेस हुए। कम्युनिकेशन विद इंडियन, यानी कि इंडिया के लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, और दूसरा था वर्कर, कि अंग्रेजों को काम करने के लिए यहाँ वर्कर्स की जरूरत थी। फिर थॉमस मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिससे उनको ऐसे बंदे मिल गए जो उनके अंडर में काम करें और चुपचाप अपना काम करके घर वापस चले जाएं। क्रिएटिविटी नाम से जीरो था, यानी क्रिएटिविटी उनको कोई नहीं दिखानी, डेस्क पे आना है सुबह और शाम को चले जाना है। इंग्लिश कोई वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है। वर्ड्स के मेजोरिटी ऑफ नेशन स्पीकर्स मैंडेरिन चाइनीज बोलते हैं, और सेकंड नंबर पे इंग्लिश लैंग्वेज आती है और थर्ड नंबर पे अपनी हिंदी। इसके बावजूद भी इंडिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की बजाय एक क्लास बनता गया। रसिया, चाइना, फ्रांस, इनमें इंग्लिश को लेके कोई हवा नहीं है जितना इंडिया में है। पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो, जबकि इंग्लिश नहीं आने का मतलब है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है। हर महीने अपने एंड्रॉइड में कितने सारे अपडेट आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा एजुकेशन सिस्टम पिछले 40-50 सालों से सेम वैसा का वैसा ही घिसा पिटा है। पता नहीं इंग्लिश का इतना ज्यादा क्रेज क्यों है, मुझे तो समझ में नहीं आता। हर बड़े शहर की गली के अंदर आपको स्पोकन वाले बाबा बैठे मिलेंगे। अब पड़ोसी की लड़की इंग्लिश मीडियम में जा रही तो अपनी क्यों नहीं? माँ बाप भले ही पहली क्लास में पढ़े हो लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। फिर जो कसर है वो इंग्लिश मीडियम वाले जो संस्था वाले लोग हैं वो निकाल लेते हैं, जितनी फीस बताई जाती है बेचारे उतनी भराते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि बच्चों को इंग्लिश आ रही है कि नहीं आ रही है, कि इंग्लिश से क्या होगा मुझे नहीं पता। और आज इंग्लिश मीडियम के नाम से इतना बड़ा धंधा हो गया है, मुझे माफ करें जो प्राइवेट संस्था वाले हैं, इतने ब्लेडी रास्कल हैं कि लूट रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के नाम से लूट रहे हैं लोगों को। जहां तक मैंने देखा है कि इंग्लिश कभी भी रटने से या किताबों को पढ़ने से नहीं आती है। इंग्लिश के लिए कल्चर, इंग्लिश के लिए इन्वायरमेंट और इंग्लिश के लिए अगर हम डेली लाइफ रूटीन के अंदर उसका प्रैक्टिस करें तो इजीली बोली जा सकती है, क्योंकि एक लैंग्वेज है ये कोई फॉर्मूला या कोई भी थ्योरेटिकल, कोई एक्सपेरिमेंटल थ्योरी नहीं है इंग्लिश। मैं भी एक टीचर हूं, इसीलिए पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऐसा बोल रहा हूं कि 95% बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। और ये सिलसिला यहां नहीं रुकता है। हमारे जो बड़े भैया हैं वो MA लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको अगर एक पैराग्राफ दे दिया जाए कि भाई अपनी आज आपने क्या काम किया, आपने पूरे दिन में क्या काम किया, उसको इंग्लिश में लिखिए, तो वो नहीं लिख पाएंगे। भले ही उन्होंने बड़े बड़े लिटरेचर की मोटी मोटी किताबें इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हैं, और उनका तो इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। और बात यही नहीं थमती है, इंग्लिश मीडियम के अंदर मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे LKG, UKG और नर्सरी के जो बच्चे हैं उनके पीछे इतने भारी भारी बैग डाल दी, इतनी मोटी मोटी किताबें। पता नहीं उनको क्या बनाना चाह रहे हैं पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं वो। उनको जो आर्मी की जो वजन वाली ट्रेनिंग होती है जिसमें बैग पीछे डाल के घूमना फिरना, जंगलों में फिरना होता है, वो ट्रेनिंग उनको पहली दूसरी क्लास में मिल जाती है। आज जब हमें सिखाया गया A² + 2 B² + 2 AB, मुझे नहीं पता इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, यानी कि हो सकता है कि जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनको भी नहीं पता होगा, और जो हमारे टीचर है मैथ के वो भी बेचारे यही बोलते हैं कि भाई हमने भी यही पढ़ा था किताबों के अंदर और ये हमने आपको पढ़ा दिया।
उनको ये नहीं पता कि डेली लाइफ में ये क्या काम आने वाला है। यानी कि हम जब 10वीं या 12वीं कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ये फॉर्मूला कहाँ काम आएगा अपनी लाइफ में। मेरे तो यहाँ तक आज तक कभी काम नहीं आया ये फॉर्मूला, हो सकता है आपके काम आया हो। अपने एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको 10वीं और 12वीं की मेरिट पे फोकस करना होता है। आज इंडिया में जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं जो एजुकेशन के अंदर, उनको सिर्फ फीस और 10वीं और 12वीं की जो मेरिट लिस्ट है उस पर फोकस करना होता है। अब गवर्नमेंट वालों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज हर एक बंदा गवर्नमेंट लगना चाह रहा है इंडिया के अंदर। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो सिक्योरिटी है, वहां पे सिक्योर है वो जॉब। सिक्योर क्यों है? क्योंकि एक बार लग गए तो वहां कोई निकालने वाला नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम अपना इतना कमजोर है कि एक आदमी को, एक स्टूडेंट को इतना काबिल नहीं बना सकता कि वो अपनी कहीं जाके जॉब करे तो वहां डरे नहीं। यानी कि आज हमें यहाँ निकाल दिया जाए तो कल ही हम किसी और जगह पे काम में लग जाए, इतना काबिल नहीं बना सकता अपना एजुकेशन सिस्टम। इसीलिए लोग गवर्नमेंट नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि एक बार सेटल हो गए एग्जाम पास करके तो फिर लाइफ टाइम कोई निकालने वाला नहीं है, काम करो या ना करो। और यहां तक मैंने खुद देखा है, मैंने 7 साल देखा है, मैंने 1 साल नहीं 7 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। 9वीं क्लास के अंदर 10वीं का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, 12वीं का सिलेबस 11वीं क्लास में स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं 11वीं का सिलेबस मायने रखता है कि नहीं रखता। मैं तो यहां तक सोचता हूँ कि फिर 9वीं क्लास रखी क्यों बीच में? 8वीं से सीधा 10वीं में पढ़ा देते, या सीधा 10वीं से 12वीं में पढ़ा देते। उसको होड़ लगी है मेरिट लाने की, फिर क्या होगा? बड़े बड़े होल्डिंग लगेंगे जो बिजली वाले पोल हैं उन पे कि इस फलानी जो स्कूल है उसके अंदर इतने परसेंट आए। फिर वो भेड़ चाल लगेगी कि हाँ वहां जाना है, वहां एडमिशन लेना है, उस स्कूल में चलो, उस स्कूल में चलो। बस यही हो रहा है सब जगह। जब 10वीं के बाद स्ट्रीम चेंज की जाती है कि साइंस दिलाई जाती है बच्चों को कि हाँ ठीक है, जो टॉप कर रहा है या जो एकदम से एक्सीलेंट है घर वालों की नजर में या स्कूल वालों की नजर में, उसको साइंस दिला दो, मैथ दिला दो, बायो दिला दो। उसके बाद आता है कॉमर्स का नंबर। और आर्ट्स के बच्चों को तो ऐसे नजर से देखते हैं जैसे उनका कोई लेने देने नहीं है, मतलब आर्ट्स सब्जेक्ट ही नहीं है, ऐसे देखते हैं उनको। पता नहीं लोगों की क्या मानसिकता हो गई आर्ट्स को लेकर। जिन बच्चों ने 12वीं में या 11वीं में साइंस ले लिया उनको प्रैक्टिकल की स्पेलिंग नहीं आती, क्योंकि जो लेब्स हैं उनको तो काली शीशे और उनमें लगा रखा है। बस डिजाइनिंग और बस बाहर से जो दिखाई दे रहा है वो बहुत अच्छा है। कोई भी वहां पेरेंट्स वगैरह विजिट करने हैं तो दिखा देंगे कि यहाँ बायोलॉजी लिखा हुआ है, यहाँ फिजिक्स लिखा हुआ है, केमिस्ट्री लिखा हुआ है। अब अंदर जाके देखें तो केमिकल पड़ा है 8 साल पुराना। बस यही हो रहा है। जब प्रैक्टिकल होता है तो लास्ट के टाइम जो भैया आते हैं बाहर से प्रैक्टिकल लेने के लिए, उनको पैसे चाहिए, उनको आने जाने का किराया चाहिए, बस उनको और कोई लेना देना नहीं रहता है। बस नंबर 50 नंबर लाने के लिए फोटो खिंचवाई जाती है और बच्चों को एक ऐसा माइक्रोस्कोप पकड़ा के ऐसे करके, मतलब बहुत कुछ यहाँ पे काम हो रहा है, बहुत बड़े बड़े अनुसंधान हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लो नोबेल और रस्का के बाद वहीं के बच्चे माइक्रोस्कोप को पकड़ रहे हैं हाथ में। अब टीचर बेचारा क्या करेगा, क्योंकि वो भी बीटेक करके आया है, बीएड उसने किया नहीं। अगर बीएड किया भी है तो डोनेशन के बेसिस पे किया है। बीएड का तो बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि बीएड इसीलिए करते हैं कि कुछ किया ही नहीं तो टीचर बन जाएंगे। अब एक प्राइवेट संस्था के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत ही कम लगेगा, जैसे अभी राजस्थान के अंदर रीट ऐसे आ रही, पता नहीं कौन सी एग्जाम कराने जा रहे हैं, वो कहाँ कैसा अरेंजमेंट करेंगे लोग, पता नहीं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो सीएम है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। 3-3 बार एग्जाम की डेट अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद आगे से आगे खिसकती रहती है और उनको 20 या 25 के बीच पता नहीं कौन सी मौत पड़ रही है, तो वहीं पे वो एग्जाम जाके अटक जाती है। कैलेंडर में बाकी डेट ही नहीं है। जो प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं वो बेचारे टीचर करेंगे क्या? उनको 10-15 हजार रुपए सैलरी मिलती है। किसी अच्छे शहर में जाएंगे तो एक सिक्योरिटी गार्ड को भी मिलते हैं इतने पैसे, तो फिर वो बीएड क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने बताया ना, टीचर वही बनता है जिसको कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलती है। और ये गलती आपकी और मेरी नहीं है, ये गलती है हमारे घटिया एजुकेशन सिस्टम की। आज लाखों में इंजीनियर बन के निकल रहे हैं, बीटेक करके, एमटेक करके, बीबीए करके, बीसीए करके, पता नहीं कौन कौन सा सीए करके निकल रहे हैं। होता क्या है, जब एमबीए के अंदर एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद तो लोन पास करा लेते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद अच्छी सी कॉलेज में मैट का इंटरेस्ट देके जाते हैं, कॉलेज के अंदर 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए लगा के उसके बाद नौकरियों के लिए धक्के खाते हैं। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं बताना चाह रहा उसका, उस दोस्त ने किया क्या, मेरे साथ बीएससी किया, बीएससी के बाद उसने एमबीए किया पूना से, अच्छी कॉलेज से, एमईटी जो मैनेजमेंट इंटरेस्ट टेस्ट होता है उसको निकाल के किया एमबीए। एमबीए करने के बाद आज भी वो यहाँ हमारे होम टाउन में 9,000 रुपए की नौकरी कर रहा है बेचारा। क्या करेगा? एमबीए करके भी क्या करेगा बताओ? देखो होता क्या है, बिल्ली, बंदर, हाथी, शेर, चीता, भालू जो भी जानवर हैं धरती पे रेंगने वाले या जो भी जानवर हैं, उनको एक लाइन में खड़ा करके हम बोलेंगे कि चलो इस पेड़ पे चढ़ो, तो कुछ जानवर तो चढ़ जाएंगे, लेकिन सारे जानवर नहीं चढ़ पाएंगे। हाथी कैसे चढ़ेगा पेड़ पे? बस वही बात हो रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, सभी को एक ही दौड़ में भगा रहे हैं। अब अगर आज आप विराट कोहली को या सचिन तेंदुलकर को बोलोगे कि आप अच्छे डॉक्टर हो सकते थे या आप अच्छे इंजीनियर हो सकते थे, पॉसिबल ही नहीं है। चलो मेरी बातें छोड़ो, आपके कुछ आइडल होंगे इस दुनिया में, बहुत से फेमस लोग या जो अमीर लोग हैं वो आपके 1-2 लोग तो ऐसे होंगे जो आपके आइडल होंगे। आप नजर घुमा के देखिए कि क्या वो ये लोग जो सक्सेस हुए वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से हुए? 1% भी नहीं मिलेगा ऐसा आदमी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पे सक्सेस होकर दिखाए। आज हम सुंदर पिचाई की बात करते हैं, वो सारे जो पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे कोर्सेज होते हैं जिनसे उनको सक्सेस मिली, वो सारे उन्होंने विदेश में किए हैं। आज एक नेता जब भाषण देता है तब हिंदी की अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन उसका लड़का क्या करेगा? पढ़ेगा तो विदेशी। गुरु द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनके स्किल सेट के अकॉर्डिंग शिक्षा दी। इतने पुराने टाइम में भी लोग समझदार थे।
वो हमारे ही पूर्वज थे। आज अगर आप किसी कंपनी के सीईओ को बोल दोगे कि आप कंपनी के हर डिपार्टमेंट में जाके इंटरव्यू क्वालिफाई कीजिएगा, मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि वो 1-2 डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी भी जो डिपार्टमेंट है उसका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस बंदे के अंदर जो स्किल है वो है ही कंपनी चलाने की, वो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बना ही नहीं है। लेकिन हम तो स्किल की बात करते ही नहीं है। लोग अपनी आधी जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं, फिर उनको नौकरी कहां करनी है? एक ऐसे इंसान के नीचे जो उनसे कम पढ़ा लिखा है, उसी की कंपनी में जाके वो नौकरी करेंगे। अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ही पावरफुल है तो यहाँ के पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी हैं वो अपने बच्चों को यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते? मुझे तो ये लगता है कि जिस एरिया से एमएलए एमपी जो सांसद बनता है, उस इलाके की जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें उसके बच्चे को पढ़ाना कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए, ताकि इस कंडीशन में उस स्कूल या कॉलेज की दुर्दशा है वो तो सुधरेगी कम से कम। हमारे एजुकेशन से जो 98% जो बच्चे मैंने स्टार्टिंग में बताए थे जो खुश हुए थे, उनको कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई से। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है? क्योंकि बोरिंग है। पिछली कई सालों से, कई दशकों से सेम वही घिसा पीटा सिलेबस है वो चिपकाया जा रहा है। कॉलेजों में जब स्टूडेंट नहीं आते हैं तो क्या किया जाता है? उनको डराया जाता है कि उनको 75% अटेंडेंस पूरी करनी है। तो बेचारे क्या करते हैं? उस 75 के चक्कर में मारे मारे कॉलेज आते हैं। अब उनको कोई अपने मन से थोड़ी आते हैं वो पढ़ने, उनको तो मजबूर किया जाता है कॉलेज में आने के लिए। 2014 में जो करंट गवर्नमेंट है यानी मोदी सरकार आई थी, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव किए थे और उन्होंने ये कहा था, ये प्रोमिस किया था कि हम एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करेंगे। तो वो एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। ये एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में डिटेल से मैंने बताया, वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देखना चाहिए तो वहां जाके देख सकते हैं। अब होता क्या है, जब भी हमारा जो बजट पेश किया जाता है उसमें हमेशा जीडीपी का 6% है वो एजुकेशन में खर्च करने की बात करती है गवर्नमेंट। वो कोई नया नहीं है इस बार। हर बार आप पीछे का हिस्ट्री उठा के देखो, हर बार जिस गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है उसने 6% जीडीपी का खर्च करने की बात की है, लेकिन हकीकत में क्या है? कुछ नहीं है। और हम जो दूसरे देशों की बात करते हैं ना, जापान, फ्रांस, जो अमेरिका, कनाडा, इनकी बात करते हैं ना, वहां की गवर्नमेंट जितना पास करती है जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर, उतना खर्च भी करती है। हमारे देश में जब कोई नेता है वो हिंदी के बारे में भाषण देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम ताली भी बजाते हैं। लेकिन एक बार आप थोड़ा सा गौर करके उसके जो चिल्ड्रन है या उसके जो चाइल्ड है उनके बारे में देखिएगा, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं उनको देखिएगा एक बार। अब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो जोर दे रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाए, तो एजुकेशन पॉलिसी लागू तो कर दोगे, लेकिन अभी भी जो उनकी वेबसाइट है उसके ऊपर जो ड्राफ्ट बना है एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें सिलेबस के बारे में कुछ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जब अभी हम 10th या 11th के अंदर जब सिलेबस को चूज करते हैं तो उसमें कुछ सिलेक्टिव कैटेगरी है, उसके बाद अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलेगी, यानी कि एक स्टूडेंट है वो साइंस के सब्जेक्ट को भी चूज कर सकता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट को भी चूज कर सकता है। चलो भाई कर लेगा, चूज कर लेगा, अच्छी बात है, उसके मनपसंद का सिलेबस उसको मिल जाएगा। लेकिन उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कोई चेंजेस की बात नहीं कर रहा है कोई भी। वो सिलेबस तो हमारे जो परदादा पढ़ के आए थे, केमिस्ट्री वो पढ़ के आए थे, हिस्ट्री वो पढ़ के आए थे, वही पढ़ाया जाएगा। तो फिर बदलाव कहाँ आया? और दूसरी बात, जो ये प्राइवेट संस्था वाले हैं क्या उसको मानेंगे? कभी हो ही नहीं सकता। ये वही बात हो गई कि कंप्यूटर तो है कब का? 1999 का, और उसमें क्या डाल रहे हैं अपन? विंडो 10 डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही बात है। बाकी देखो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इतनी उम्मीद करता हूं मैं। साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूं भारत सरकार से कि वो जो भी एजुकेशन मिनिस्टर बनाए, उसको किसी को भी बनाए हो अपनी मर्जी से, तो वो कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है? और वो ग्रेजुएशन वाली डिग्री भी फर्जी नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो आपको कैसा लगता है सारा एजुकेशन सिस्टम या जो न्यू पॉलिसी एजुकेशन की, वो कैसी लगती है आप कमेंट से मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।